आज हम लोग पेपर सॉल्व श्रृंखला के अंतर्गत टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र की यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। आज हम लोग उसी यूनिट से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो बेसिकली ये जो श्रृंखला चल रही है ये अनवरत कई सालों से आने वाले क्वेश्चंस पेपर जो एग्जाम्स में आए हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चंस जो पॉसिबल हैं उनको यहाँ पर सॉल्व आउट किया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिफाइन सप्लाई एनालिसिस एंड एक्सप्लेन एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, मतलब आपूर्ति विश्लेषण को परिभाषित करें तथा उसके एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं उन्हें डिफाइन करें। तो सबसे पहले सप्लाई एनालिसिस अर्थात आपूर्ति विश्लेषण। देखिए, मैं थोड़ी सी इसका ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा कि आपूर्ति विश्लेषण आखिरकार है क्या या आपूर्ति विश्लेषण कार्य किस तरह से कर रहा है। तो बेसिक सी बात है इसकी कि आपूर्ति विश्लेषण मीन्स सप्लाई एनालिसिस है जो वो एक नियम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास पे। नियम क्या था? मांग कब बढ़ती है? जब प्राइस घटते हैं। और मांग कब घटती है? जब प्राइस बढ़ती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी में आज इसको हम लोग देखेंगे। उसी के अंतर्गत जब किसी उत्पाद की कीमत कम होती है तो आपूर्ति कम होती है, जब किसी उत्पाद की कीमत अधिक होती है तो आपूर्ति अधिक होती है। मीन्स जब कोई कंपनी, चूंकि आपूर्ति कौन करता है? कंपनी करती है या कोई मार्केटर्स करता है। तो मार्केट में जब चीज महंगी होती है तो लोग क्या करते हैं? उसकी जल्दी जल्दी आपूर्ति, ताकि उनको ज्यादा मुनाफा मिल सके। और जब उसकी कीमत कम होती है तो उसका उत्पादन कम करके उसको कम भेजा जाता है। इससे समझ में आता है क्योंकि कंपनियां बाजार की जगह पर मुनाफा मांग रही हैं, वे अधिक कीमत पर उत्पादों का उत्पादन करने की संभावना रखते हैं और मुनाफे की तुलना में उत्पादन की संभावना नहीं है। अर्थशास्त्र में आपूर्ति उस चीज की मात्रा है जो फर्मों, उत्पादकों, मजदूरों, वित्तीय संपत्तियों के प्रदाताओं या अन्य आर्थिक एजेंटों को तैयार और बाजार में प्रदान करने में सक्षम है। आपूर्ति को अक्सर क्षैतिज रूप से प्लॉट किया गया है, की गई मात्रा और लंबवत रूप से प्लॉट किए गए मूल्य के साथ आलेखित रूप से प्लॉट किया जाता है। मीन्स आपूर्ति एक आर्थिक शब्द है जो किसी दिए गए उत्पाद या सेवा की मात्रा को संदर्भित करता है। जो आपूर्तिकर्ता किसी निश्चित अवधि में उपभोक्ताओं को एक निश्चित मूल्य स्तर पर प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी निर्दिष्ट मूल्य पर खरीद के लिए उपलब्ध उत्पाद की कुल राशि आपूर्ति उत्पादकों की इच्छा और क्षमता है जो उन्हें बाजार तक ले जाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती है। आपूर्ति सकारात्मक रूप से दिए गए मूल्य से संबंधित है कि उच्च कीमतों पर अधिक आपूर्ति करने के लिए एक प्रोत्साहन है, क्योंकि उच्च कीमतें बढ़े हुए राजस्व और मुनाफे को उत्पन्न कर सकती है। देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में इस बात को समझिए आप कि हम मार्केट में देखते हैं जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो जो उसका प्रदाता है, मतलब बनाने वाला है,
वो आपूर्ति उसकी ज्यादा करता है। क्यों? ताकि उसको मुनाफा ज्यादा मिल सके। और जब उसका रेट कम हो जाता है तो प्रोडक्शन उसका कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी कम मूल्य में उसको बेचना पसंद नहीं करती है। तो अब यह डिपेंड करता है कि आपूर्ति विश्लेषण को हम लोग किन शब्दों पे मैनेज कर सकते हैं। तो आपूर्ति एक अच्छी या सेवा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है जो एक बाजार पेशकश कर सकती है। दूसरे शब्दों में एक विशिष्ट अवधि में कितने उपलब्ध है या कितना प्रदान किया जा सकता है। मींस आपूर्ति क्या है? मींस अच्छे माल को प्रतिनिधित्व करती है। भाई मार्केट में जब रेट बढ़ेंगे तो उसकी आपूर्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। आपूर्ति का कानून किसी उत्पाद की आपूर्ति और कीमत के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। डेफिनेटली भाई अगर मूल्य, अभी हमने पढ़ा, मूल्य ज्यादा होगा तो आपूर्ति ज्यादा होगी, मूल्य कम होगा तो आपूर्ति कम होगी। तो ये उसके नियम को व्यक्त करता है। यह एक उत्पाद की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच एक सीधा संबंध बताता है, जबकि अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है। अन्य कारकों का मतलब अदर फैक्टर्स। भाई जब कोई प्रोडक्ट की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच का एक सीधा संबंध इसलिए है, भाई मूल्य बढ़ेगा आपूर्ति बढ़ेगी, मूल्य घटेगा आपूर्ति घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो विक्रेता उच्च लाभ अर्जित करने के लिए उत्पाद के उत्पादन को बढ़ाना पसंद करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, यदि उसकी अचानक मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान देगी। क्यों? ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, जिससे स्वचालित रूप से आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह यदि उत्पाद की कीमत कम हो जाती है तो आपूर्तिकर्ता क्या करेगा? बाजार में उत्पाद की आपूर्ति को कम कर देगा, क्योंकि भविष्य में उत्पाद की कीमत में वृद्धि का इंतजार करेगा। यदि कीमत कम हो जाती है तो प्रोडक्शन क्या करते हैं? बंद नहीं करता, कम कर देते हैं, और ये इंतजार करते हैं कि कब रेट बढ़ेंगे और कब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। Other things remaining unchanged, the supply of a commodity expand with a rise in its price and contracts with a fall in its price. अन्य चीजें अपरिवर्तित शेष हैं। एक वस्तु की आपूर्ति इसकी कीमत के वृद्धि के साथ फैलती है, इसकी कीमत के गिरावट के साथ अनुबंध करती है। पीछे लाइनों में मैंने बता दिया है कि एक सभी चीजें अगर सामान्य रहें तो वस्तु की आपूर्ति तभी होगी जब उसकी कीमत में वृद्धि होगी, और अगर कीमत में गिरावट है तो उसमें उसकी आपूर्ति कम होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज यूजुअली ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। ए राइज इन प्राइस इज एसोसिएटेड विथ राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब यह उसका सीधा संबंध है। किससे संबंध है? उसकी क्वांटिटी पे और सप्लाई पे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है बाजार में उसकी उपलब्धता पर, उसकी क्वालिटी पर। इन द वर्ड्स ऑफ डोले, मतलब डोले के शब्दों में, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, और द लोअर द प्राइस द स्मॉलर द क्वालिटी सप्लाइड। अब डोले के शब्दों में सप्लाई आपूर्ति नियम की परिभाषा क्या है? आपूर्ति के कानून में कहा गया है कि अन्य चीजें उच्च कीमत के बराबर होती हैं। आपूर्ति की गई मात्रा अधिक होती है या कीमत कम होती है? आपूर्ति की गई मात्रा जितनी कम होती है। मतलब यदि रेट ज्यादा है तो आपूर्ति ज्यादा होगी, रेट कम है तो आपूर्ति कम होगी। ये डोले ने कहा है। अब एज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, सप्लाई बी अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। एक टेबल आप लोगों की स्क्रीन में दिख रही होगी, प्राइस ऑफ पेन्स, क्वांटिटी सप्लाइड। जब पेन की प्राइस 10 रुपए थी तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी उसकी? 100, अर्थात 100। जब पेन की प्राइस 11 रुपीज थी तब क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही थी? 150, अर्थात 150। जब पेन की प्राइस 12 रुपीज थी तब क्वांटिटी सप्लाई 200, और जब उसकी 13 हुई तो 250। अब देखिए रेट बढ़ते जा रहे हैं तो सप्लाई बढ़ती चली जा रही। अब इसको अपोजिट देखिए, जब
रेट 13 रुपए थे तो क्वांटिटी 250 सप्लाई हो रही थी। रेट 1 रुपए डाउन हुए 12 रुपए हुए तो कितने हुए 200 हुए। फिर 1 रुपए डाउन हुए तो 11 रुपए में 150। देखिए 13 रुपए में 250 और 2 रुपए डाउन होने पर 150 और वही 1 रुपए और डाउन हो गए 10 रुपए हो गए तो कितने हो गए सीधे सीधे 2.5 गुना कम 100 हो गए। अब आप देखिए इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्वांटिटी हम 100 150 200 250 प्राइस 10 11 12 और 13। तो आप देखिए एस मीन्स 10 100 11 150 12 200 एंड 13 250। ओके अब सप्लाई का फंक्शन क्या है? द सप्लाई फंक्शन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड दोज फैक्टर। मतलब सप्लाई फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक गणितीय समीकरण है जो सप्लाई और प्राइस के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो एस एक्स इक्व टू एफ पी एक्स पी एफ ओ टी कैपिटल टी स्मॉल टी और एस। तो एस एक्स क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है। पी एक्स प्राइस है। पी एफ फैक्टर इनपुट एम्प्लॉयड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज मशीनरी, इन सब चीजों को पी एफ के अंतर्गत रखा जाता है। ओ फैक्टर आउटसाइड इकोनॉमिक स्फीयर मतलब बाहर से। टी टेक्नोलॉजी और टी टैक्सेस। एस सब्सिडीज। देयर इज ए फंक्शनल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अब आपूर्ति के आवश्यक कारक क्या है? अर्थशास्त्र में आपूर्ति एक निर्दिष्ट समय पर निर्दिष्ट मूल्य पर बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध उत्पाद की मात्रा को संदर्भित करती है। मांग के विपरीत आपूर्ति किसी उत्पाद के निर्दिष्ट राशि को किसी विशेष मूल्य और समय के भीतर बेचने के लिए विक्रेता की इच्छा को संदर्भित करता है। आपूर्ति हमेशा मूल्य और समय के संबंध में परिभाषित की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विक्रेता 500 किलोग्राम गेहूं बेचने के लिए सहमत है तो उसे गेहूं की आपूर्ति नहीं माना जा सकता क्योंकि मूल्य और समय के कारक गायब है। ये क्या कह रहा है? आपूर्ति का मतलब ये नहीं है कि वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपूर्ति डिपेंड करती है प्राइस पे और साथ ही प्रोडक्शन करने वाले पर। अब एक एग्जांपल जैसे दिया है, अब 500 किलोग्राम गेहूं बेचने के लिए सहमत है तो उसे गेहूं की आपूर्ति नहीं मान, क्योंकि इसमें 3 चीजें लिखा रहता है ना, सब चीजें समान रहने पर, मतलब मूल्य भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए। इसी तरह यदि कोई विक्रेता 500 किलोग्राम बेचने के लिए तैयार है 30 रुपए प्रति किलो, फिर भी आपूर्ति नहीं, क्योंकि इसमें समय गायब है। इसलिए एक विक्रेता रुपए की कीमत और 500 किलोग्राम बेचने को तैयार है, एक सप्ताह में प्रति किलोग्राम 30, मतलब कोई विक्रेता है वो 500 किलोग्राम बेचने को तैयार है लेकिन सप्ताह में 30 रुपए प्रति किलोग्राम। इसे कहेंगे आपूर्ति की अवधारणा को समझने के लिए आदर्श है, क्योंकि यह कीमत और समय के साथ आपूर्ति से संबंधित है, इसमें सभी चीजें समान है। अब कोई फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, एसेंशियल्स है। पहला है प्राइस मतलब मूल्य निर्धारण, दूसरा है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन हो रहा है, तीसरा है नेचुरल कंडीशंस मतलब एकदम वातावरण समान होना चाहिए, चौथा टेक्नोलॉजी मतलब जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी आपकी समानता होनी चाहिए, पांचवा है ट्रांसपोर्ट कंडीशंस मतलब रॉ मटेरियल्स या आपका जो प्रोडक्ट हुआ माल वो आसानी से बाजार तक उपलब्ध हो सके, ये भी एक डिपेंड करता है। फैक्टर प्राइस एंड देयर अवेलेबिलिटी मतलब उसकी प्राइस और उसके एबिलिटी, मतलब जो फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे या एसेंशियल चीजें जो उसके साथ यूज होंगी उनकी प्राइस और उनके अवेलेबिलिटी समय पर है या नहीं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज का मतलब होता है भाई गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं वो क्या आपके उद्योग के अनुकूल है या नहीं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब मार्केट में आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया लेकिन रेट इतना हाई फाई कर दिया कि लोग उसको यूज करने से कतरा रहे हैं, तो ये भी आपको देखना है कि आपको इतनी कीमत नहीं रखना जिससे आपको समस्या खड़ी हो। अब आपूर्ति के आवश्यक कारक क्या है? पहला है आप देख पा रहे हैं
60-70, जो 60-80 और 70-160, मतलब जब 80 रुपये था तब 60 बिकता था और जब 116 हुआ तो 70 बिकना शुरू हुआ। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मतलब मूवमेंट में बताया ना, प्राइस बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 80 to 16 कॉसेस एंड इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम 60 to 70, मतलब इंक्रीज हुआ है 80 से 116 हो गई है तो आपकी 60 से 70 हो गई है। दूसरा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व्स द, अब आप P1 देखिए, Q1 P1 और P1 Q2 means this occur when firm supply more goods even at the same price. For example, new machine which enables more the goods to be produced for the same cost. मतलब भाई एक नई, पहले एक मशीन थी वो P1 प्राइस में Q1 बनाती थी, एक दूसरी मशीन हमने नई खरीदी है और वो मशीन P1 प्राइस में ही Q2 प्रोडक्ट बनाती है, तो हमें प्राइस बढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो हमको तो मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। तो धन्यवाद, ये था आपका यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चंस। और आप लोगों से एक मुझे शिकायत है, आप लोग किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो एकदम बिल्कुल ऐसे घर बैठ गए हैं जैसे मतलब अब कॉलेज वापस आना नहीं है, न नया सेमेस्टर जाना है, न नए सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपको सब कुछ आता है, तो थोड़ी से आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर ज़रूर पड़ रहा है और पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए और समय समय पर रिस्पांस देते रहें ताकि हम लोग भी प्रोत्साहित होते रहें, हमें लगे कि आप लोग एक्टिव हैं। कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।